अस्सलाम वालेकुम जी, सब लोग आ गए। जी शुरू करें। जी जी हम लोगों ने लास्ट टाइम फाशिज्म इन इटली के ऊपर ख़त्म किया था, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है नाजिज्म, ठीक है। यानी हमने अडोल्फ हिटलर की कहानी पढ़नी है और रेफरेंस के तौर पे पार्ट 2 चैप्टर 1 पेज 34 टू 38, ठीक है। रेफरेंस के तौर पे पार्ट 2 चैप्टर 1 पेज 34 टू 38, ठीक है। अब अनीसा बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। हम हिटलर के लाइफ स्केच से शुरू करते हैं, वहां से आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। देखो, हिटलर की बुनियादी तौर पे हिटलर का जी मेरे बहनों भाइयों, हिटलर का बुनियादी तौर पे, ठीक है, हिटलर का बाप बुनियादी तौर पे जर्मन था और माँ बुनियादी तौर पे ऑस्ट्रियन थी। और इसका बाप जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर सेटल्ड था, ठीक है। भाइयों, ऑस्ट्रिया के अंदर एक शर्त थी कि जो बंदा अपना हायर सेकेंडरी स्कूल पास नहीं कर सकता था, यानी मैट्रिक पास नहीं कर सकता था, उसे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती थी। यानी उसे कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के अंदर इनकॉर्पोरेट होना, ठीक है। तो हिटलर बुनियादी तौर पे, ठीक है, हिटलर ऑस्ट्रिया के अंदर जब स्कूल एजुकेशन को क्वालिफाई नहीं कर सका, तो उस बुनियाद के ऊपर हिटलर को ऑफर किया गया कि वो ऑस्ट्रिया के अंदर कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस करे, लेकिन वो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के डर से, ठीक है। अब जर्मनी में वो आया, फादरलैंड के अंदर वो दोबारा वापस आया, तो जनरली उसके फैमिली मेंबर्स उसे रिडिक्यूल किया करते थे कि तुम बुनियादी तौर पे एक बुजदिल आदमी हो और तुम फौज के अंदर सर्विस करने के डर से वापस आ गए, ठीक है। तो वो बुनियादी तौर पे इस हजी और वो हमेशा से एक कनिंग आदमी था, तो वो इस मौके के अंदर रहा कि किसी तरीके से उसे ये मौका मिले, अनीजा बेटा, कि वो अपने ऊपर ये दाग धो सके, ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है, जर्मन फौज ने वॉलंटियर्स को डिमांड किया, ठीक है। जर्मन फौज ने वॉलंटियर्स को डिमांड किया। अब जब जर्मन फौज ने वॉलंटियर्स को डिमांड किया, ठीक है, तो हिटलर पुरानी खिफत मटाने के लिए कि मैं बुजदिल आदमी हूँ, उसने वॉलंटियर कर दिया कि मैं वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की फौज के अंदर लड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अब जब वो जर्मनी की वर्ल्ड वॉर 1 में उसने अपने आप को वॉलंटियर किया, तो बुनियादी तौर पे उसे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एज अ वॉलंटियर इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन उसे कभी भी फाइटिंग रोल के अंदर इंडक्ट नहीं किया, अनीसा। उसे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक डिस्पैच राइडर के तौर पे ट्रूप्स के अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। वहां पे वो डाक लेके जाता था फौजियों की, ठीक है, फौजियों की टांगे शांगे दबाता था, पांव शो दबाता था, और ड्यूरिंग दी होल वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, वो डिस्पैच राइडर के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ऑपरेट करता रहा। पूरे के पूरे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सर्व करता रहा,
लेकिन कभी भी उसने एक्टिव मिलिट्री रोल के अंदर, ठीक है, एक्टिव मिलिट्री रोल के अंदर उसने नहीं किया, बल्कि वो पैसिवली वहां पे जो ट्रूप्स थे उनकी खिदमत करने में डिस्पैच राइडर के तौर पे लगा रहा। खिदमत कौन कौन सी करता था ये मैं आप लोगों को क्लास के अंदर नहीं बता सकता, ठीक है। अब जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई तो मेरे बहनों भाइयों जितने भी वॉर वेटरन्स थे उन्हें जर्मनी के अंदर एक डिस्टिंक्शन मिली, उन्हें एक तंबा जुरत मिला, ठीक है। वो क्या कहलाता था, आयरन क्रॉस, यानी फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस। अब आयरन क्रॉस जिन जिन वॉर वेटरन्स को मिला उन वॉर वेटरन्स को ऑटोमेटिकली जर्मनी के अंदर फर्स्ट क्लास सिटीजन का स्टेटस मिल गया, ठीक हो गया। तो उसने अपने ऊपर से ये दाग तो धो दिया कि वो बुजदिल है। उसने आयरन क्रॉस की बुनियाद के ऊपर उसे इज्जत मिलना शुरू होगी कि ये वॉर वेटरन है और ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड वॉर वन वॉर फ्रंट के ऊपर ऑपरेट कर। बहनों भाइयों, था हिटलर बुनियादी तौर पे एक पॉपुलिस्ट आदमी। तो हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के अंदर जलील किया गया तो जर्मनी के अंदर हालात बहुत खराब हो गए, इन्फ्लेशन हो गई, ठीक हो गया, मल्टीपल तरीकों से हालात खराब होना शुरू हो गए, ठीक हो गया। तो हालात खराब होने की वजह से एंटी वेस्ट नैरेटिव जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो रहा था। अब बुनियादी तौर पे हिटलर लेनिन या स्टालिन को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसे आयरन क्रॉस मिल गया और उसने फील किया कि इर्द गिर्द कम्युनिज्म का तो बड़ा शोर शराबा है, सोशलिज्म को तो लोग पसंद करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान को तो लोग पसंद करते हैं, और वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम को, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के अंदर जो जर्मनी की तस्लीम की गई थी उसकी वजह से लोग कैपिटलिस्ट ब्लॉक को, अमेरिका को, यूके को पसंद नहीं करते। तो उसने क्या किया कि उसने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हुए पार्टी को ज्वाइन कर लिया इन 1923, ठीक हो गया। 1923 के अंदर उसने जर्मन, ठीक है, वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो कि बुनियादी तौर पे एक सोशलिस्ट पार्टी थी, और वही पार्टी बाद में नाजी पार्टी बनी, यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बनी वो बाद में, यानी जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया। अब ये जर्मन पार्टी मीटिंग्स में जाता था, एक बला का ओरेटर था, एक बला का कमाल आदमी था, ठीक हो गया। भुट्टो की तरह तकरीर करता था तो समा बांध देता था। तो इसने अपने पॉपुलिस्ट नैरेटिव के तौर पे, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी के तौर पे, अपनी ओरेटरी स्किल के तौर पे अपने आप को सोशलिस्ट लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, और लोग ऑटोमेटिकली इसकी इज्जत भी करते थे। कुछ इसकी ओरेटरी स्किल थी, कुछ इसकी, ठीक है, पॉपुलिस्ट नेचर थी, और दूसरी चीज ये कि इसके पास आयरन क्रॉस था जिसकी वजह से जर्मन लोग वैसे भी इससे मोहब्बत करते थे। तो 1923 के अंदर जिस जर्मन वर्कर पार्टी ने अपनी रिजीम के खिलाफ एक अनसक्सेसफुल कूप अटेम्प्ट की, जिसे पुट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे पुट्स कहते हैं। आयरन क्रॉस है, मैं बेटा बता चुका हूं कि स्पेशल डिस्टिंक्शन मिली थी वॉर वेटरन्स को, ठीक है, एक स्पेशल अवार्ड मिला था वॉर वेटरन्स को, आयरन क्रॉस, जिसकी बुनियाद पे उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन के तौर पे की पूरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जितने भी वॉर वेटरन्स थे वो हर टाइम अपने सीने के ऊपर आयरन क्रॉस डिस्प्ले करते थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें, ठीक है, स्पेशल स्टेटस मिलता था और उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन कंसिडर किया जाता था। अब जब उसने कूप अटेम्प्ट किया तो कूप अटेम्प्ट हो गया, तो तकरीबन 8 महीने उस कूप अटेम्प्ट की तरह एक दफा जेल में चला गया था, वो मजीद बड़ा लीडर बन गया, ठीक है, वो मजीद बड़े लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी जब वो जेल के अंदर था, अच्छा जी, तो जब वो जेल के अंदर था तो उसने अपनी बुक मी काम्स लिखी, ठीक हो गया, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी मी, जेल की, इस बुक के अंदर उसने, ठीक
का मतलब ये है उसने अपना पूरे का पूरा मास्टर प्लान किस तरीके से वो रूल के अंदर आएगा, ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की एक शर्त थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में एक शर्त थी कि जर्मनी कभी भी, ठीक है, एक डिक्टेटरशिप नहीं बनेगा, एक टोटलिटेरियन रिजीम नहीं बनेगा, बल्कि जर्मनी हमेशा, ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लॉन्च करेगा और हर 4 साल के बाद जर्मनी में इलेक्शन होंगे, ठीक हो गया। तो 1928 के अंदर जर्मनी के अंदर इलेक्शन स्केड्यूल थे 1928 के अंदर। अब 1928 के अंदर, ठीक है, जो जर्मन वर्कर पार्टी थी, 1928 के इलेक्शन से तकरीबन 8 महीने पहले हिटलर ने इसे नाजी पार्टी में कन्वर्ट कर दिया और ये नाजी पार्टी का लीडर बन गया। नाजी पार्टी का ये हिटलर लीडर बन जाता है 1928 के इलेक्शन से पहले, ठीक है। अब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है जिसमें सारी की सारी, ठीक है, कैपिटलिस्ट पार्टीज हैं। उन कैपिटलिस्ट पार्टीज में 6 महीने की एक पार्टी 1928 का इलेक्शन लड़ने के लिए जाती है और 6 महीने की पार्टी, ठीक है, नाजी पार्टी जिसे हिटलर लीड कर रहा था, ठीक है, वो, ठीक है, पार्टी नाजी पार्टी 1928 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें विन करती है, लेकिन अनीसा बेटा सिंगल हैंडेडली वो मेजॉरिटी कायम नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि पॉल हेडनबर्ग, ठीक है, पॉल हेडनबर्ग की सरबराही के अंदर जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज होती हैं, वो अपोजिशन की पार्टीज, ठीक है, कुलेशन फॉर्म करती हैं और हिटलर को हुकूमत नहीं बनाने देती, नाजी पार्टी को हुकूमत नहीं बनाने देती, ठीक है। और पॉल हेडनबर्ग की सरबराही के अंदर, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी सारी की सारी हुकूमत बना देती हैं, ऑल दो के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अचीव किए होते हैं नाजी पार्टी ने, ठीक है। हिटलर को जब 1928 के अंदर हुकूमत नहीं मिलती तो हिटलर इसको भी एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव के तौर के ऊपर प्रोजेक्ट करता है और वो ये कहता है कि पहली दफा में आने की कोशिश की, पहली दफा कि वो कौम आने की कोशिश, वो लोग इक्तदार में आ रहे थे जो जर्मनी का प्राइड बहाल करना चाहते थे, जो वेस्टर्न पपेट नहीं थे, ठीक हो गया। लेकिन वेस्टर्न बैकिंग की वजह से सारे के सारे वेस्ट के डमी लीडर्स ने मिलकर हमारे खिलाफ कोलिशन बनाया, ठीक है। अनीजा बेटा हाईएस्ट नंबर ऑफ मेजोरिटी नहीं कायम कर सके थे, सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन मेजोरिटी नहीं कायम कर सके ना, ठीक है, सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी पार्टी सामने नहीं आई, ठीक हो गया। तो ये इसने इसे मजीद पॉपुलिस्ट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया और 1928 के ग्रेट डिप्रेशन ने कैपिटलिज्म के निजाम के बारे में जर्मनी में मजीद एलिनेशन जब क्रिएट की, मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, तो इसकी पॉपुलिस्ट मूवमेंट और कामयाब हुई, ठीक हो गया। लोगों ने इसे मजीद, लोग इसकी तरफ मजीद इंक्लाइन होना शुरू हुए, ठीक है। इसका जर्मनी के नैरेटिव के अंदर एज अ लीडर स्टैंडिंग और बड़ी, और ये अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा था सोशलिस्ट तौर पे, ऑल दो कि वो कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को पसंद नहीं करता था, ठीक है। अब जब 4 साल के बाद 1932 में दोबारा इलेक्शन हुए तो उस टाइम तक हिटलर जो है वो एक मेजर लीडर के तौर पे मर्ज कर चुका था, पूरे जर्मनी का सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट लीडर के तौर पे मर्ज कर चुका था। तो 1932 के इलेक्शन के अंदर दोबारा हिटलर जीता और इस बार मिली भी हासिल की और सिंगल हैंडेडली उसने 1933 के अंदर चांसलर के तौर पे ओथ लिया। अब जब उसने चांसलर के तौर पे ओथ लिया तो ओथ लेने के सही 1 महीने के बाद जर्मन पार्लियामेंट रीच स्टैग, जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, रीच स्टैग, जर्मन पार्लियामेंट को आग लग गई, ठीक हो नहीं। आज तक मेजॉरिटी हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि वो आग लगी नहीं थी, वो आग लगवाई, हो गया। भाइयों जब रीच स्टेट को आग लगी तो इस आग लगने के इवेंट को हिटलर ने अपने पॉपुलिस्ट कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया और उसने ये कहा कि भाई फाइनली गरीब के नुमाइंदा, नाजीज का नुमाइंदा, जर्मन का नुमाइंदा इक्तदार में आया था और वो वेस्टर्न पपेट नहीं थे जो इक्तदार में आए थे, ठीक हो गया। लेकिन जो एंटी नाजीज हैं उन्होंने वेस्ट के साथ मिलके जानबूझ के रीच टैग के ऊपर आग लगाई, ठीक है। तो इस इवेंट को बेस बना के उसने मुल्क के अंदर से डेमोक्रेसी खत्म की और उस ही रात, जिस रात जर्मन पार्लियामेंट को आग लगी थी, रीस्टैग को आग लगी थी, उसने पूरे मुल्क के अंदर कूप यानी डिक्टेटरशिप का नाम कर दिया
उस रात को कहते हैं नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स, ठीक है, लंबे छुरों चाकुओं की रात। यानी उसने चुन चुन के जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उन लोगों को मरवाया। ठीक हो गया। अब डिक्टेटरशिप इंस्टॉल करने के बाद मेरे बहनों भाइयों उसने नारा लगाया रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द फादरलैंड। नारा का लगाया रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द फादरलैंड। ठीक है, नारा लगाया उसने रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द फादरलैंड। और उस नारे की बुनियाद पे, ठीक है, उस नारे की बुनियाद पे, रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ फादरलैंड के नारे की बुनियाद पे उसने अवेंज वर्साइलस की कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि हम वर्साइलस के सारे चीजों का बदला लेंगे, अवेंज करेंगे। तो उसने सबसे पहले स्टेप के तौर पे क्या किया कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान कॉमन बॉर्डर था राइनलैंड, ठीक है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है, जहां पे कोल और स्टील की इंडस्ट्री थी। ट्रीटी ऑफ वर्साइलस की एक शर्त ये थी कि उसने में कहा गया था कि जर्मनी दोबारा कभी राइनलैंड को मिलिट्राइज नहीं करेगी और जर्मनी कभी अपनी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी नहीं खड़ी करेगी। तो इसने फर्स्ट स्टेप के तौर पे रिस्टोरिंग के थीम के अंदर फर्स्ट स्टेप के तौर पे इसने क्या किया कि इसने इमीडिएटली अपनी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलस खड़ी करना शुरू की और इसने राइनलैंड को मिलिट्राइज कर दिया 1936 में। यानी राइनलैंड को एक दफा दोबारा डीमिलिट्राइज जोन से मिलिट्राइज जोन बना दिया। फिर इसने एक पॉलिसी दी एंशलूस। इसने कौन सी पॉलिसी दी? एंशलूस। एंशलूस का लिटरल मीनिंग है ज्वाइनिंग। एंशलूस का लिटरल मीनिंग क्या है? ज्वाइनिंग। इसने कहा अम्मा और अब्बा कब तक जुदा रहेंगे, ठीक है। तो इसने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया। पहले ऑस्ट्रिया के अंदर इलेक्शन करवाए, उन इलेक्शंस के नतीजे के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर करवाया और फिर उन जर्मन नेशनल्स ने ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट के अंदर करारदाद मंजूर की कि हमसे अपना क्राइसिस मैनेज नहीं हो रहा, जर्मनी की हुकूमत हम लोगों का साथ दे। ठीक हो गया। तो ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट की इस करारदाद की बुनियाद पे इसने ऑस्ट्रिया पे हमला किया और ऑस्ट्रिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, एंशलूस यानी ज्वाइनिंग कर ली। ठीक हो गया। ये फिर भी अपीस नहीं हुआ, इसने चीकोस्लोवाकिया के एक सूबा था सदरलैंड, उसके ऊपर हमला किया। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को यहाँ तक बात समझ आ गई। जिन्हें राइनलैंड को मिलिट्राइज कर दिया है, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर दिया है और चीकोस्लोवाकिया के एक प्रोविंस के ऊपर कब्जा कर चुका है। अब मेरे बहनों भाइयों एक बकरी किस्म का यूके का प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था चैम्बरलेन। चैम्बरलेन ने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, जिसका नाम था फ्रांसिस। चैम्बरलेन यूके का प्राइम मिनिस्टर था, उसने फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस को लेटर लिखा कि यार हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के अंदर ज्यादती की थी। ठीक हो गया। तो हिटलर जो इतना बिखरा हुआ है और जर्मनी की आवाम जो बिखरी हुई है, बुनियादी तौर पे ट्रीटी ऑफ वर्साइलस में हमने इनकी तस्लील की थी। तो हम हिटलर को अमन बहाल करने के लिए अमन की ऑफर करते हैं। ठीक हो गया। जब हम अमन की ऑफर करेंगे और हम उसे ये कहेंगे कि भाई जो कुछ तूने किया, यानी तूने राइनलैंड को मिलिट्राइज किया, तूने एंशलूस किया, ऑस्ट्रिया को ज्वाइन किया, चीकोस्लोवाकिया के सदरलैंड सूबे के ऊपर कब्जा किया, तो जो कुछ तूने किया वो हम भूल जाते हैं और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलस में हमने किया था वो तू भूल जा। आइंदा से हम, ठीक है, नॉन अग्रेशन के ऊपर काम करेंगे ताकि खिते का अमन बहाल हो सके। ठीक है, खिते का अमन बहाल हो सके। अब जब इन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के तहत हिटलर को, ठीक है, कॉल की, हिटलर को पीस निगोशिएशंस ऑफर की, तो हिटलर उस टाइम ऐलान कर चुका था कि मैं पोलैंड के ऊपर हमला करूंगा। ठीक हो गया। लेकिन जब चैम्बरलेन ने से कहा कि भाई हम तेरे से पीस के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, तो इसने कहा कि आप म्यूनिक के अंदर आ जाओ, मैं तुम लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब फ्रांसिस यानी फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर और चैम्बरलेन यूके का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों हिटलर के दावतनामे के ऊपर म्यूनिक गए। लेकिन इन्हें वहां पे ये नहीं पता था कि हिटलर ने वहां पे इटली के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इटली के डिक्टेटर मसलूनी को भी बुलाया हुआ है। तो टेबल के एक साइड पे हिटलर और मसलूनी थे, दूसरी साइड पे चैम्बरलेन और फ्रांसिस थे। ठीक हो गया। म्यूनिक के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। फॉर्मली चैम्बरलेन ने अपनी पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ऑफर की, ठीक है, और उस पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के तहत, ठीक है, दोनों ने ये तय कर लिया कि
ठीक है, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट के तहत दोनों पार्टीज ने ये तय कर लिया कि जर्मनी मजीद अब पोलैंड के ऊपर या बाकी चेकोस्लोवाकिया के ऊपर के जितना भी हिटलर हरकतें कर चुका है अभी तक ट्रीटी ऑफ वर्साइलस की वायलेशन के तौर पे, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी, स्टेटस को माना जाएगा। तो हिटलर ने चैम्बरलेन के साथ, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन अग्रेशन पैक्ट के ऊपर साइन कर दिया। अब वो जब चले गए चैम्बरलेन और फ्रांसिस, तो उस रात जो है मसलूनी और हिटलर पूरी रात किया, और उन्होंने आधी रात को नशे में आके डिसाइड किया कि यार इन लोगों ने हमें पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट क्यों ऑफर की, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये अंदर से डर चुके। तो अब अगर हमने पोलैंड के ऊपर हम या तो इनमें इतनी पसली नहीं है कि ये हमें रोक सकें। तो दोनों ने डिसाइड किया कि मर्दे मोमिन मर्दे हक, छिक्के रख, हम पोलैंड के ऊपर हमला करेंगे। दूसरी साइड पे चैम्बरलेन और फ्रांसिस ने आपस में एग्रीमेंट किया कि अगर इसने अब भी नॉन अग्रेशन पैक्ट को तोड़ा, ठीक है, और नॉन अग्रेशन पैक्ट को तोड़ने के बाद तोड़ा, तो हम लोग फिर पोलैंड को डिफेंड करने के लिए निकलेंगे। 1 सितंबर 1939 को नॉन अग्रेशन पैक्ट की, ठीक है, वायलेशन करके 1 सितंबर 1939 को, और जैसे ही पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने हमला किया, तो यूके और फ्रांस ने काउंटर हमला करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 वाज ऑन। मेरे बहनों भाइयों को यहां तक कहानी समझ आ गई? यहां तक सब लोगों को कहानी समझ आ गई? जी। अब मेरे बहनों भाइयों, राफिया बेटा, ठीक है, हिटलर की बुनियादी तौर पे दो पॉलिसीज थी। इस स्लाइड के ऊपर हिटलर की मेन पॉलिसीज के बारे में बात है। हिटलर की बुनियादी तौर पे दो पॉलिसीज थी, ठीक है। ठीक है, हिटलर की बुनियादी तौर पे उसकी पूरी कैंपेन की दो पॉलिसीज थी, एक एंटी कम्युनिज्म और एक एंटी सेमिटिज्म। राफिया बेटा ये जरा समझिए कि एंटी सेमिटिज्म क्या होता है। जब आप किसी को उसके रंग नस्ल नफरत करते हो, उसे कहा जाता है एंटी सेमिटिज्म। काफिया ये बात समझ आ गई? जब आप किसी से उसकी, ठीक है, नेशनल वैल्यू, रंग नस्ल जुबान, ठीक है, कल्चर, वैल्यू, रेस की बुनियाद पे नफरत करते हो, उसे कहा जाता है एंटी सेमिटिज्म। ठीक है। अब मेरे बहनों भाइयों, यानी दो चीजें हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, एक है एंटी कम्युनिज्म, सेमिटिज्म। ठीक हो गया? अब एंटी सेमिटिज्म वो किन के खिलाफ था? राफिया बेटा वो एंटी ज्यूइश सेमिटिज्म के ऊपर बिलीव करता था। किन से नफरत करता था? ज्यूस के खिलाफ नफरत करता था। और वो ये कहता था कि वर्ल्ड वॉर वन में जितनी भी जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो सारी की सारी शिकस्त इस वजह से हुई। जर्मनी को जितनी भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो सारी की सारी शिकस्त इस वजह से हुई, ठीक है, ठीक है, जित क्योंकि ज्यूस ने जर्मन के खिलाफ गद्दारी की। ठीक हो गया? तो इस मद में उसने एक काम क्या किया? उसने काम किया होलोकास्ट। होलोकास्ट का मतलब होता है कंप्लीट बर्निंग। पूरे जर्मनी में से चुन चुन के लोगों का कत्लेआम किया गया, ज्यूस का कत्लेआम किया गया। ठीक हो गया? फिर उसकी एक पॉलिसी थी, ड्रीम ऑफ थर्ड रीच। ठीक है, रीच क्या होता है? एम्पायर। ड्रीम ऑफ थर्ड रीच। रीच क्या होता है मेरा बच्चा? रीच होता है एम्पायर। ठीक है। अब ये कहता था कि आरियंस यानी नाजीज एक सुपीरियर रेस है। एथनोसेंट्रिसिज्म आ गया, एक सुपीरियर रेस है। तो ये कहता था कि इससे पहले दुनिया की तारीख में सिर्फ दो एम्पायर्स आई हैं जो सिविल, एक पर्शियन एम्पायर और एक ऑटोमन एम्पायर। तो उसने कहा कि मैं दुनिया की तीसरी, ठीक है, मैं तीसरी सिविलाइजेशन एम्पायर होगी। ठीक हो गया? तो जर्मन एम्पायर खड़ी करूंगा। फिर उसकी तीसरी पॉलिसी क्या थी? ठीक है, नियो रियलिज्म के रेफरेंस से एक्सप्लेन समझेगा।
मिलिट्राइजेशन शुरू कर दी, हैवी किस्म की मिलिट्राइजेशन शुरू कर दी। फिर उसने बुनियादी तौर पे मसलूनी के साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट को कहते हैं रोम बर्लिन एक्सिस। रोम बर्लिन एक्सिस, रोम बर्लिन एक्सिस क्या था? रोम बर्लिन एक्सिस ये था कि मेरे बहनों भाइयों, पर्शियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। रोम बर्लिन एक्सिस क्या था कि मसलूनी ने और हिटलर ने आपस में मुआहदा कर लिया कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे, ठीक हो गया। तो इसने फॉर्मल अलायंस एक साइड पे लॉन्च कर दिया, ठीक है, विद इटली। दूसरी साइड पे इसने एक खुफिया, ठीक है मेरे बहनों भाइयों, एग्रीमेंट किया जापान के साथ। उस एग्रीमेंट को कहते हैं एंटी कॉमिंटन पैक्ट। उसे क्या कहते हैं? एंटी कॉमिंटन पैक्ट। कॉमिंटन याद होगा तुम लोगों को, लेनिन और स्टालिन का फलसफा था, नाउ दिस इज द टर्न ऑफ कम्युनिज्म टू रूल द वर्ल्ड। तो इसने साइलेंटली जापान के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों मिल के कम्युनिज्म का राइज को रोकेंगे, ठीक है। जापान ने कहा कि हम पैसिफिक ओशन के अंदर कम्युनिज्म की एक्सपेंशनिज्म नहीं होने देंगे, और इसने कहा कि मैं यूरोप के अंदर कम्युनिज्म को नहीं आने दूंगा। और फाइनली इसकी एक पॉलिसी थी एंशुलुस, यानी कि ज्वाइनिंग। यानी ये जितने भी काम कर रहा है, या तो वो ज्यूस के खिलाफ कर रहा है, या अपनी एम्पायर बिल्ड करने के खिलाफ कर रहा है, या वो, ठीक है, कम्युनिज्म को रोकने के लिए कर रहा है। यानी अपनी एम्पायर तो तभी बना सकेगा ना जब कम्युनिज्म को काउंटर करेगा। तो उसके पूरे के पूरे फलसफे को आप एंटी कम्युनिज्म या एंटी सेमिटिज्म के अंदर प्लेस करते हो। आई होप सो तुम लोगों को हिटलर का राइज और सारी की सारी पॉलिसी समझ आ गई। अगर ये समझ आ गई है तो मुझे ओके कॉल दो। सब लोगों को ये क्लियर हो गया? जी, हम लोगों का अगला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन टू वॉर्स में लीग ऑफ नेशंस, पार्ट 2, चैप्टर 1, पेज 38 टू 43। एंशुलुस, साइमा बेटा कितनी दफा बताओ एंशुलुस? एंशुलुस बताया तो था। जी, हमारा अगला टॉपिक है मेरे बहनों भाइयों लीग ऑफ नेशंस, पार्ट 2, चैप्टर 1, पेज 30। हाँ बेटा, क्लियर है या क्लियर नहीं है? अच्छा जी मेरे बहनों भाई, हमारा अगला टॉपिक है लीग ऑफ नेशंस। अगेन ये भी कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के तौर पे ट्रीट करेगा, पार्ट 2, चैप्टर 1, पेज 38 टू 43। ठीक हो गया? अब लीग ऑफ नेशन एक्सप्लेन कर दूं। इब्राहिम ने तुम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीग ऑफ नेशन पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? तो अभी शहबाज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बातें पढ़ रहे हैं। शहबाज हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी सस्ती चरस पी रहे हैं आजकल? अच्छा मेरे बहनों भाई, मेरी बात को जरा समझिएगा। मैं पूरी, ठीक है, मैं पूरी जो है लीग ऑफ नेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता करके समझा देता हूँ। देखो मेरे बहनों भाइयों, लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, बिल्कुल उसी मॉडल पे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बनाई गई वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और लीग ऑफ नेशन का जो फेलियर था बुनियादी तौर पे, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर था, एक मेजर कॉज था ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अनीसा बेटा ये बात समझ आ गई? एक मेजर कंट्रीब्यूटर था टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है अनीसा? अब अनीसा बेटा पूरी कहानी जरा समझिए।
ठीक है, पूरी कहानी जरा समझे प्लीज। देख, ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के पहले 26 आर्टिकल सर्व करते हैं एज कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। अनीसा बेटा, जैसे हमारे पास यूएन चार्टर है ना, ऐसे ही जो लीग ऑफ नेशन का चार्टर है उसे कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। ठीक हो गया? ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के पहले 26 लीग ऑफ नेशन का चार्टर था या कोवेनेंट। ठीक हो गया? अब लीग ऑफ नेशन बनाने का प्रपोजल दिया था अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाने का प्रपोजल दिया था ने। ठीक है, आई होप मेरे बहनों भाइयों को ये बात समझ आ गई। अब इसने लीग ऑफ नेशन बनाने ने लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जो रिपब्लिकन अपोजिशन लीडर था अगेंस्ट वुडरो विल्सन, जिसका नाम था हेनरी कबोट, CABOT, उसने एक कंपेन चला दी, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अन अमेरिकन एंड दिस इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ अमेरिका। तो हेनरी कबोट की, ठीक है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट की वजह से अमेरिका जिसने इस अदारे को प्रपोज किया था उसने खुद कभी ज्वाइन नहीं किया लीग ऑफ नेशन को। ठीक हो गया? अब अगर मैं लीग ऑफ नेशन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर क्या है? लीग ऑफ नेशन का स्ट्रक्चर यह था कि यूएन के अंदर सेक्रेटेरिएट, लीग ऑफ नेशन के अंदर भी यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, लीग ऑफ नेशन के अंदर उसे कहते थे काउंसिल। राफिया बेटा, दोनों का पर्पस सेम था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर थी, लेकिन लीग ऑफ नेशन की काउंसिल के अंदर किसी भी पावर थी, यूनिवर्सल वीटो पावर थी। 4 परमानेंट मेंबर थे, 4 परमानेंट मेंबर थे लीग ऑफ नेशन की और 5 नॉन परमानेंट मेंबर थे। ठीक हो गया? तो डिसाइड ये होता था कि किसी भी सब्सटेंशियल मैटर को यूनानिमसली अप्रूव करेंगे 9 के 9 मेंबर्स काउंसिल के अंदर, तो उसके ऊपर डिसीजन हो सकता है। अगर एक भी खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये फैसला कबूल नहीं है, तो वो फैसला कबूल नहीं हो सकता था। तो राफिया बेटा, वीटो नामी कोई चीज नहीं थी, लेकिन वीटो की तरह के ही इंपैक्ट वाली चीज थी, यानी यूनिवर्सल वीटो था। तो सिक्योरिटी काउंसिल की जगह थी काउंसिल, जनरल असेंबली की जगह थी असेंबली, आईसीजे की जगह था PCIJ, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और आईसीजे के पहले 21 केसेस वो हैं जो PCIJ से आईसीजे को ट्रांसफर हुए थे। ठीक हो गया? तो ठीक, ट्रस्टीशिप काउंसिल की जगह कोई अदारा लीग ऑफ नेशन में, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था राफिया जिसे कहते हैं, तुम लोग फिलिस्तीन क्राइसिस पढ़ोगे तो फिलिस्तीन क्राइसिस के अंदर तुम लोगों को ये मैंडेट सिस्टम, ठीक है, बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। मैंडेट सिस्टम क्या था कि लीग ऑफ नेशन के अंदर ऐसे अदारे, ऐसे टेरिटरीज जिनके ऊपर किसी स्टेट की सॉवरेनिटी नहीं होती थी या किसी स्टेट की डिस्प्यूटेड सॉवरेनिटी होती थी, तो लीग ऑफ नेशन फैसला देती थी कि ये किसी के मैंडेट पे दे दो, ये किसी के मैंडेट पे दे दो, ये यूएन के मैंडेट पे दे दो। ठीक है, ये यूएन के मैंडेट पे दे दो, सॉरी यूएन कह रहा हूं, ये फ्रांस के मैंडेट पे दे दो, ये यूके के मैंडेट के ऊपर दे दो। ठीक है, ये लीग ऑफ नेशन के मैंडेट पे दे दो। साइमा बेटा, जिसके मैंडेट पे वो टेरिटरी दे दिया जाता था, वही जिम्मेदार होता था कि उस टेरिटरी को गवर्न करेगा। फलस्तीन को यूके के मैंडेट पे दिया गया और उसके बाद यूके ने, ठीक है, अपने की वजह से वहां पे ज्यूश सेटलमेंट करवाना शुरू की। ठीक हो गया? तो मैंडेट सिस्टम की बुनियाद के ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स। अब राफिया बेटा, तो कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन था, उस कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे। ठीक हो गया? ठीक, जो क्रक्स के आर्टिकल हैं वो आर्टिकल नंबर 11 to 16। ये आर्टिकल ये कहते हैं कि सारे मेंबर्स अपने दरमियान डिस्प्यूट्स को पैसिफिकली सेटल करेंगे। ठीक है, राजा तासीर या लीग ऑफ नेशन मैंडेट पे देता था। ठीक है,
काउंसिल के कॉमन डिसीजन से, ठीक है, किसी भी ट्रस्ट टेरिटरी को, डिस्प्यूटेड टेरिटरी को किसी भी परमानेंट मेंबर के या लीग के मैंडेट पे दे दिया जाता था। ठीक हो गया। अब आर्टिकल नंबर 11 से 16 क्या कहता था कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन का, कि सारे मेंबर्स अपने फैसले करेंगे, सारे मेंबर्स अपने फैसले करेंगे, मसलों को हल करेंगे थ्रू पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के अंदर इन लोगों ने दो मेजर वेज निकाले, आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट। लेकिन राजा तासीर साथ ये कह दिया कि अगर दो स्टेट्स अपना मसला पैसिफिकली हल नहीं कर सकते, दो स्टेट अगर अपना मसला पैसिफिकली हल नहीं कर सकते, तो वॉर इलीगल, वॉर के ऊपर जा सकता है। लेकिन तासीर उसके लिए जरूरी है कि पहले वो मसले को हल करने की कोशिश करें थ्रू पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर पैसिफिकली एक मसला हल नहीं होता तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को, ठीक है, 3 माह का नोटिस भेजेगी कि 3 माह के बाद हम तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे, हम तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे। ठीक हो गया। तो वॉर को कंप्लीटली इलीगल नहीं करार दिया गया, सेटल करने की कोशिश करो। अगर पैसिफिकली सेटल नहीं होता तो एक स्टेट दूसरी स्टेट को 3 माह का नोटिस भेजे और उसके बाद वॉर वेक कर दे। ठीक हो गया। तो जितनी भी हड हराम कौमें थी, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि जापान, जैसे कि इटली, वो पैसिफिक सेटलमेंट करने की कोशिश ही नहीं करती थी, एक डमी किस्म का वॉर का नोटिस भेजती थी। बाद में जब उन्हें लीग ऑफ नेशन बुलाता था तो वो कहते थे कि हमने तो किसी लीग ऑफ नेशन की वायलेशन नहीं की, हमने तो लीग ऑफ नेशन की कोई वायलेशन नहीं की, हम लोगों ने तो प्रॉपर नोटिस भेजा था। तो लीग ऑफ नेशन के अंदर कुछ ऐसे फ्लॉज थे, कोवेनेंट के अंदर ऐसे फ्लॉज थे जिसकी बुनियाद पे स्टेट्स को अफेक्टिव चेक नहीं रखा जा सकता था। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल मुल्क था अमेरिका, उसने कभी ज्वाइन नहीं किया। तो उसकी एब्सेंस के अंदर ये पूरे का पूरा दायरा लोंडी बन गया यूके और फ्रांस की। जहां पे यूके और फ्रांस का कोई इंटरेस्ट होता था वहां पे तो फॉरेन एक्शन हो जाता था, जहां पे यूके और फ्रांस का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था तो वहां पे लीग ऑफ नेशन किसी भी तरह का कोई डिसीजन ही नहीं करती। ठीक हो गया। फिर एक और बहुत बड़ा फ्लॉ था, ठीक है, यूएन के अंदर आने के रास्ते खुले, जाने का कोई रास्ता नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होता था कि अगर एक स्टेट अपनी मर्जी से, ठीक है, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर सकती है और एक मेंबर स्टेट है वो किसी भी वक्त कह सकती है कि मैं अब लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक हो गया। तो हुआ क्या कि जापान ने चाइना मंचूरिया पे हमला किया, लीग ऑफ नेशन ने इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, कहानी जरा समझी राजा तासी। ठीक है, 1931 में जापान ने चाइना मंचूरिया पे हमला किया, लीग कोई एक्शन नहीं लिया। तकरीबन 1 साल के बाद इजलास बुलाया गया और इजलास ने कहा कि यार एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दो। राजा तहसील वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैक्ट ढूंढने के लिए चाइना गई। 1 साल के बाद उन्होंने, ठीक है, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि हाँ जी जापान की गलती थी। जैसे ही उसने ये डिक्लेयर किया तो अभी लीग ऑफ नेशन ने इजलास नहीं बुलाया था, ठीक हो गया, कि जापान ने कहा कि हम लीग ऑफ नेशन छोड़े। ठीक है, यानी लीग ऑफ नेशन का फेलियर इन केस ऑफ चाइना मंचूरिया जापान केस, ये पहला फेलियर। फिर हुआ क्या कि मसलूनी ने इथोपिया पे हमला किया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन किसी भी किस्म का कोई डिसाइसिव एलिमेंट नहीं खेल सकी। और सबसे बढ़कर ये कि जर्मनी ने, ठीक है, राइनलैंड को रीमिलिटराइज किया, जर्मनी ने एंचलूस के जरिए ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिलाया, लीग ऑफ नेशन इजलास भी नहीं बुला सकी। तो लीग ऑफ नेशन के अंदर ग्लोबल कम्युनिटी का नॉन डिसाइसिव रोल और लीग ऑफ नेशन के अपने मैंडेट के ऊपर अमल ना करने की वजह से ऑटोमेटिकली लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। और जिस पर्पस के लिए, यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए और वर्ल्ड वॉर 1 जैसे इवेंट्स को रोकने के लिए जो अदारा बना था, हो गया और
सबसे मजे की बात यह है कि इस अदारे का जो आखिरी इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर सारे मेंबर्स ने ये करारदाद पेश की कि इस अदारे को खत्म किया जाए। तो ये अपनी ही करारदाद के जरिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हो गया। चुनाचे लीग ऑफ नेशन का अनडिसाइसिव रोल ने भी वर्ल्ड वॉर 2 को काज किया, और इसने हिटलर, मसलूनी और जापान की लीडरशिप को ये मैसेज दिया, ये कॉन्फिडेंस दिया कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी भी हमें नहीं रोक सकती अगर हम ना चाहें। ठीक है, अगर हम ना चाहे तो। चुनाचे इस पूरे के पूरे नैरेटिव ने, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की कमजोरी ने ओवरऑल सारों को कमजोर किया, और उसकी बुनियाद पे जापान, ठीक है, इटली और हिटलर का जो फाशिस्ट एजेंडा है तो ज्यादा मजीद पेनिट्रेट होना शुरू हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को लीग ऑफ नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे ओके कॉल दें। अब हमने, देखो साइमा, साइमा, अब अगर तुझे ऐसे से कोई सवाल पूछे कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक हो गया? तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद स्टालिन की मिलिट्रिज्म, हिटलर की एक्सपेंशनिज्म, जापान की एक्सपेंशनिज्म, मसलूनी की एक्सपेंशनिज्म, 1920s, ठीक हो गया, राइज ऑफ नेशनलिस्ट रिजीम्स एंड फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्लियर हो गई बच्चों? कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्लियर हो गई? सीधा बेटा। हादी साहब, मैंने पिछली क्लास में जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे वो सारे के सारे इसकी कॉजेज है, वो कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 है। चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, कम्युनिस्ट रिजीम हो, कॉमिंटन पैक्ट हो, ठीक है, हिटलर का फाशिज्म हो, मसलूनी का फाशिज्म हो, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन हो, ग्रेट डिप्रेशन हो, वो सारी की सारी कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, वर्ल्ड वॉर 2 का अब हम फॉर्मली वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ने लगे हैं, जिनमें से मेजॉरिटी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 2 चैप्टर 1 पेज 43 टू 52। रेफरेंस नोट कर लिया मेरा बच्चा? पार्ट 2 चैप्टर 1 पेज 43 टू 52 नोट कर लिया मेरा बच्चा? पार्ट 2 चैप्टर 1 पेज 43 टू 52 नोटेड? चलो राफिया बेटा आगे। अब राफिया बेटा, ठीक है, राफिया बेटा कहानी जरा समझिए। बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 दो को टोटल वॉर भी कहते हैं, ग्लोबल वॉर भी कहते हैं, और ये 1 सितंबर 1939 से, ठीक है, 23 अगस्त 1945 तक चली। 23 अगस्त तेरे भाई की बर्थडे राफिया, से 23 अगस्त चली। फाइनली जो पीस एग्रीमेंट हुआ वो हुआ 2 सितंबर 1945 को। ठीक हो गया? अब राफिया प्लीज मेरे बच्चे मेरी बात जरा समझिए। यहाँ पे दो पार्टीज हैं, यहाँ पे दो पार्टीज हैं राफिया। एक को कहते हैं अलाइड पावर्स और एक को कहते हैं एक्सिस पावर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दो ग्रुप्स थे, एक को कहते हैं अलाइड पावर्स, दूसरे को कहते हैं एक्सिस पावर्स। ठीक है राफिया? ठीक है। अब अलाइड पावर्स में था यूके, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर। ये चाइना को भूल जाना है। यूके, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर। लेकिन ये याद रखिए कि इनिशियली यूएसएसआर अलाइड पावर के साथ नहीं लड़ा था,
इनिशियली यूएसए अलाइड पावर के साथ नहीं लड़ा था, ये बाद में आया, यानी इनिशियली यूके और फ्रांस, जबकि दूसरी साइड पे थे एक्सिस पावर्स, और एक्सिस में था जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है राफिया? राफिया मेरा बेटा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट करना। राफिया, वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड पावर्स यही थी। राफिया, ये नोट करी मेरा बच्चा, वर्ल्ड वॉर वन में अलाइड पावर्स यही थी, यानी यूके, यूएसए और, लेकिन एक्सिस पावर की जगह कौन? सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो वर्ल्ड वॉर वन वाज बिटवीन ए सी। वर्ल्ड वॉर वन को कैसे याद रखोगी? अलाइड वर्सेस। और वर्ल्ड वॉर टू को कैसे याद रखोगे? ए अलाइड वर्सेस, ठीक है, एक्सिस पावर्स, एसी और ए। ये बात क्लियर हो गई? अब ये मैं बता दूं इन्हें एक्सिस पावर्स क्यों कहते हैं। अच्छा बेटा, ये एक्सिस पावर इन्हें पता है क्यों कहते हैं? ये देखो, मैं सीधा ये एक्सिस खींच रहा हूं सीधा। जर्मनी और इटली इस लाइन के ऊपर फॉल हो गए, जर्मनी और इटली इस लाइन के ऊपर फॉल हो गए, और जर्मनी के एग्जैक्ट सेंटर पे यहां पे था जापान। यानी इन तीन मुल्कों के गिर्द पूरी दुनिया घूम रही थी, यानी ये एक एक्सिस बन गया, सारा कुछ इस एक्सिस के गिर्द घूम रहा था। हो गया मेरा बच्चा? समझ आ गई कि इन्हें एक्सिस पावर्स क्यों कहते हैं? राफिया, ए सी, वर्ल्ड वॉर वन की पावर्स को कहते हैं अलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स, जबकि वर्ल्ड वॉर टू के ग्रुपिंग को कहते हैं ए अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ठीक हो गया। अलाइड पावर्स में कौन है फैजान? यूके, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर, जबकि एक्सिस पावर में है जर्मनी, इटली और जापान। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन क्या है, वर्ल्ड वॉर टू क्या है? राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, ये समझाने की जरूरत है। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के अंदर, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस, और उन स्ट्रिक्ट कंडीशंस की बुनियाद पे, उन स्ट्रिक्ट कंडीशन की बुनियाद पे, ठीक है, ठीक है, ह्यूमिलिएटिंग डिप्लोमेटिक टू टुवर्ड, ठीक है, जर्मनी। हाँ, कैसा दिया? मजा आया? अब ठंडे हो? बात समझ आई या नहीं आई? तो राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, नंबर दो, ट्रीटी ऑफ वर्साइलस, और उस ट्रीटी ऑफ वर्साइलस के बाद मुसलसल फ्रांस की ह्यूमिलिएटिंग टोन टुवर्ड्स जर्मनी। फिर एक कॉन्सेप्ट नोट करना फैजान, वो कॉन्सेप्ट है वर्सेस न्यू इंपीरियल्स। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ओल्ड वर्सेस न्यू इंपीरियल्स। ठीक है, ओल्ड इंपीरियल्स का क्या मतलब है कि दुनिया में बहुत पहले ही ओल्ड इंपीरियल पावर्स थी, जैसे कि यूके, फ्रांस, अमेरिका, और इन ओल्ड इंपीरियल्स को, इन स्टेटस को चैलेंज कर रहे थे कुछ नए इंपीरियल्स, जो कहते थे मियां साहब जान, ऑन द नेम ऑफ कॉमिंटन, ठीक हो गया, जर्मनी ऑन द नेम ऑफ थर्ड रीच, जापान ऑन द नेम ऑफ
पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक कस्टोडियन, ठीक है, रशिया ऑन द नेम ऑफ कॉमिंटर्न, जापान ऑन द नेम ऑफ पैसिफिक कस्टोडियन, और जर्मनी ऑन द नेम ऑफ, ठीक है, थर्ड रीच। तो न्यू इंपीरियल्स चाल रहे थे कि उनकी इंपीरियलिज्म एस्टेब्लिश हो, जबकि ओल्ड इंपीरियल्स चाल रहे थे कि उनकी, ठीक है, उनकी इंपीरियलिज्म इंटैक्ट रहे, ठीक है। फिर ऐसे ही राइज ऑफ जर्मनी, इटली और जब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन जर्मनी, इटली और जापान, और फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन इन केस ऑफ मंचूरिया, राइनलैंड और एथोपिया। एथोपिया इटली के केस में, राइनलैंड जर्मनी के केस में, और मंचूरिया जापान के केस में, ठीक है। ये सारी की सारी कॉजेज तो मैं आपको पढ़ा नहीं चुका। बच्चों मैं सेशन डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरा अब इसमें कोई कसूर तो नहीं। जी अब आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा मेरे बेटे, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा बेटे कहाँ गया था? शो गया था? सो गया था? कहाँ सोया था? बहुत पाया बेटे, चल चला जा, चल चला जा। वो कौन है? वो कौन है? वो खानी है, वो खानी है। अच्छा बेटे, चलो अच्छा चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अच्छा चल ना, बस ना, चलो पकड़ो। हाँ जी अब आवाज आ रही? अच्छा जी जी जी। अब ये अब याद, शिजा बेटा, मैंने हिटलर का राइज तुम्हें बता दिया था। उसने नाजी पार्टी बनाई, नंबर एक। उसने क्या किया? उसने नाजी पार्टी बनाई, ठीक है। ज्यूइश एंटी सेमिटिज्म थी, एंटी मार्क्सिस्ट था, और वो आर्यन सुपीरियर रेस की बुनियाद पे थर्ड रीच बचाना चाहता था। 1933 में चांसलर बना, रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ द फादरलैंड। ट्रीटी ऑफ वर्साइलस की टर्म के अगेंस्ट जाके आर्मी और एयरफोर्स खड़ी की, और स्टार ऑफ डेविड फॉर ज्यूज। ये स्टार ऑफ डेविड की कहानी समझा दूं छोटी सी, इसका ताल्लुक, ठीक है, स्टार ऑफ डेविड की कहानी बता दूं, ठीक है। ये स्टार ऑफ डेविड का कॉन्सेप्ट नवाल बेटा होलोकास्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब नवाल बेटा कॉन्सेप्ट जरा समझिए, स्टार ऑफ डेविड का कॉन्सेप्ट क्या है शिदा, ठीक है। स्टार ऑफ डेविड का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार ऑफ डेविड, इसने ज्यूस को कहा कि ज्यूस की यूरोप में बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ज्यूस की जर्मनी में बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ठीक हो गया। तो मैं ज्यूस को स्पेशल स्टेटस देना चाहता हूं, मैं ज्यूस को स्पेशल इंसेंटिव्स देना चाहता हूं,
मैं उन्हें स्पेशल टैक्स वेवर्स देना चाहता हूँ, तो इसने ज्यूस को चूना लगाया। ज्यूस ने कहा कि साला हिटलर तो हमारी फेवर में बड़ा काम कर रहा है, तो इसने कहा कि ज्यूस अपने हाथ के ऊपर एक स्टार का साइन बनवा, उसे स्टार ऑफ डेविड कहते हैं। ज्यूस ने खुशी खुशी कहा कि भाई स्टार ऑफ डेविड बनवाओ, नाके के ऊपर जाएंगे, ये स्टार दिखाएंगे, ठीक है, छिलड़ में सलूट मारेगा और उस सलूट की बुनियाद के ऊपर हम बगैर टोल टैक्स दिए आगे चले जाएंगे। अब इसने एक डेडलाइन दी कि सारे लोग उस तारीख तक स्टार ऑफ डेविड अपने हाथ में बनवाओ, जो जो ज्यूज है। ज्यूज ने खुशी खुशी वो स्टार ऑफ डेविड बनवाया। जब डेडलाइन आई तो इसने अपनी खुफिया पुलिस को कहा, ओवरा को कहा कि घरों के अंदर जाओ, जिस जिसके हाथ पे स्टार ऑफ डेविड है उसे चुप के ले आओ। ठीक हो गया। फिर इसने उन्हें स्पेशल इंसेंटिव दिए, उन्हें कुटा, उन्हें जलाया, उन्हें मारा, ठीक है, बगैर एनेस्थीसिया के उनके जिस्मों के ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन करवाई, उनका कत्लेआम किया गया, ठीक है, उन्हें सफोकेशन चैम्बर्स में रखा। सही चास है, ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, इस बुनियाद के ऊपर भी उसने राफिया बेटा, ठीक है, स्टार ऑफ डेविड की बुनियाद पे भी उसने वेस्ट को अपने खिलाफ कर लिया, क्योंकि वेस्ट का ज्यूस का वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अकोमोडेशन थी, और यहाँ से राफिया ज्यादा ज्यूइश इमिग्रेशन शुरू हुई टुवर्ड्स फलस्तीन। ठीक हो गया, ज्यादा ज्यूइश इमिग्रेशन शुरू हुई टुवर्ड्स फलस्तीन। ठीक है, अब बहुत नफरत थी फैजान, जैसे मुझे तेरे से नफरत है, तो तू स्टार ऑफ डेविड बनवा अपने हाथ पे। ठीक है, अब मेरे बहनों भाइयों, प्लीज ये बात याद रखनी है कि वर्ल्ड वॉर टू दो थिएटर्स पे लड़ी गई राफिया। वर्ल्ड वॉर टू कितने थिएटर्स पे लड़ी गई? दो थिएटर्स पे। वर्ल्ड वॉर वन का एक थिएटर कहलाता है यूरोपियन थिएटर। वर्ल्ड वॉर वन का एक थिएटर क्या कहलाता है? यूरोपियन थिएटर। और वर्ल्ड वॉर टू का दूसरा थिएटर कहलाता है पैसिफिक थिएटर। तो यूरोपियन थिएटर में तो छाया हुआ है जर्मनी विद इटली, जबकि पैसिफिक थिएटर के अंदर छाया हुआ था जापान। ठीक है शीजा बेटा, शीजा बेटा बात समझ आ गई? अब जैसे यूरोप में हिटलर ने अन्नी पाई हुई थी, ऐसे जापान ने अन्नी पाई हुई थी पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन में। अब जापान का मसला जरा सुनो। जापान ये कहता था, जापान न्यू इंपीरियल था, जापान ओल्ड इंपीरियल नहीं था, जापान न्यू इंपीरियल था। जापान ये कहता था कि भाई पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है, सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज आके अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, मीनिंग दैट कि हमारी कॉलोनी के अंदर आके यूरोपियंस आके हमारी कुड़ियों को छेड़ते हैं, ठीक है, तो हम ना मरते हैं, हमें उंगली लगी हुई है, हम क्यों ना छेड़े। तो ये कहता था कि भाई पैसिफिक ओशन के अंदर हम यूरोपियन इन्फ्लुएंस को खत्म करेंगे, और पैसिफिक पूरे का पूरा जापान से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। तो जापान 1870 से चुन चुन के यूरोपियन कॉलोनीज के खिलाफ एक्ट कर रहा था। या तो वो उन कॉलोनीज पे हमला करता था, या वहां पे, ठीक है, एंटी, ठीक है, एंटी वाइट मूवमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर देता था। ठीक हो गया, यानी स्वराज, ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस। तो वहां पे जितने एंटी कॉलोनाइजर्स मूवमेंट्स होती थी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर देता था। इस पिक्चर से तुम्हें नजर आ रहा होगा, उसने कोरिया पे हमला किया, उसने चाइना पे हमला किया, ठीक हो गया, उसने बैंकर्स पे हमला किया, उसने मलेशिया पे हमला किया, उसने हांगकांग पे हमला किया, उसने मार्कस पे हमला किया, उसने वेक पे हमला किया। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया तक वो चुन चुन के, ठीक है, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ठीक है, बेल्जियम, इनकी कॉलोनीज को टारगेट कर रहा था। मेजर जो उसने अटैक किए, 1910 में उसने कोरिया पे हमला किया, 1931 में उसने मंचूरिया चाइना पे कब्जा किया, 1937 के अंदर उसने पूरे चाइना के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर की, और इस वॉर में वो इतना पेनिट्रेट कर गया कि इंडिया के बॉर्डर आसाम तक जापान ने पेनिट्रेशन की। ठीक हो गया। तो जो काम यूरोप के अंदर जर्मनी कर रहा है, वो काम, ठीक है, पैसिफिक के अंदर जापान कर रहा है। बच्चों अगर यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो प्लीज मुझे ओके कॉल दें।
अच्छा राफिया बेटा, राफिया बेटा, अनीसे बेटे, इधर से आगे जाने से पहले मैं एक तुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर मुझे आगे पढ़ाना आसान हो जाएगा। देख राफिया, प्लीज मेरे बच्चे मेरी बात जरा समझी। राफिया छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरी प्यारी बहन, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेगी ना तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर वन पूरी की पूरी ना मेरा बच्चा, ठीक है, यूरोपियन थिएटर पे लड़ी गई, ठीक है। लेकिन यूरोप में दो फ्रंट थे, यूरोप का ईस्टर्न फ्रंट और यूरोप का वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है राफिया, यूरोप का ईस्टर्न फ्रंट और यूरोप का वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है राफिया। अब वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जर्मनी लड़ रहा था यूके और फ्रांस के खिलाफ, यूके और फ्रांस के खिलाफ, ठीक है राफिया बेटा। जबकि ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर जर्मनी जर्मनी लड़ रहा था रशिया के खिलाफ, वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रहा हूं। अब राफिया बेटा, हिटलर ने कहा कि भाई अगर मैं वर्ल्ड वॉर वन की तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स को खोल दूंगा, अगर मैं ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स को खोल दूंगा तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स को खोल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं दोबारा दो दुश्मनों के दरमियान, ठीक है, मैं दो दुश्मनों के दरमियान सैंडविच हो जाऊंगा, मैं दो दुश्मनों के दरमियान सैंडविच हो जाऊंगा, ठीक हो गया। तो इसने कहा कि कुछ ऐसा करूं कि मैं अपना फोकस मैं अपना फोकस, हाँ है, ठीक हो गया। तो मैं अपना फोकस यूनी डायरेक्शनल रखने की वजह लिए, राफिया बेटे कॉन्सेप्ट जरा समझिए, मैं अपना फोकस यूनी डायमेंशनल रखने की बजाय कुछ ऐसा करता हूं कि यूएसएसआर यानी स्टेलिन मेरे ऊपर हमलावर ना हो। राफिया बेटा यहां तक बात समझ आ गई? यानी अंदर से, अंदर से ये कम्युनिज्म से नफरत करता है, अंदर से ये थर्ड रीच बनाना चाहता है, ये एंटी कॉमिंटन पैक्ट खुफिया तौर पे जापान के साथ कर चुका है, लेकिन इसने स्टेलिन जैसे शातिर आदमी को एक धोखा दे दिया। और इसने धोखा क्या दिया कि इसने ये कहा कि भाई मैं फ्रांस और यूके को कुटने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि रशिया इनिशियली मेरे साथ जंग में इन्वॉल्व ना हो, ठीक हो गया। तो इसने खुफिया तौर पे एंटी कॉमिंटन पैक्ट किया हुआ है जापान के साथ, लेकिन स्टालिन को कहता है कि स्टालिन जानी मैं पोलैंड पे हमला करूंगा वैसे, अब पोलैंड इस जगह पे मेरा बच्चा, पोलैंड इस जगह पे, मैं पोलैंड पे हमला करूंगा वैसे, तू पोलैंड पे हमला करी ईस्ट से, ठीक हो गया। दोनों पोलैंड के तिक्के बनाएंगे, आधे तिक्के तू खाई आधे तिक्के मैं खाऊंगा, ठीक हो गया। इस मुआहदे को कहते हैं मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट, एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड जापान, एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड सॉरी जर्मनी। शिजा बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो है वो एंटी कॉमिंटन पैक्ट पे जापान के साथ, लेकिन उसने किसी तरीके से रशिया को ल्यूरिन कर दिया कि हमने जब पोलैंड पे हमला किया तुम हमारे पे हमला ना करना, तुम भी पोलैंड पे हमला कर देना, आधा आधा पोलैंड करके तकसीम करें। यहां तक बात समझ आ गई? अब राफिया बेटा, मैंने यहां तक तुझे बता दिया था कि फर्स्ट जर्मन सितंबर 1939 को जर्मनी ने अगेंस्ट नॉन अग्रेशन पैक्ट पोलैंड पे हमला किया। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, साथ ही, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला कर दिया। और जैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पे हमला किया तो यूएसएसआर यानी स्टेलिन ने भी पोलैंड पे हमला कर दिया, और जर्मनी और यूएसएसआर ने मुश्तरका तौर पे एक हफ्ते के अंदर पोलैंड को कैप्चर कर लिया। नवाल बेटा, पोलैंड तो कैप्चर हो गया, पोलैंड तो कैप्चर हो गया, लेकिन जर्मनी फ्रांस की फ्रांस और ब्रिटेन के साथ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जंग हो गई है शुरू।
आई होप सो नवाल यहाँ तक कहानी समझ आ गई कि वर्ल्ड वॉर 2 का ऑनसेट कैसे होता है। यहाँ तक अगर कहानी ओके हो गई तो मुझे ओके कॉल दो। अब मेरे बहनों भाइयों, ब्लिट्जक्रीग याद है? ब्लिट्जक्रीग याद है? लाइटनिंग वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 7 जो टैक्टिक्स थे जर्मनी के, वो क्या कहलाते थे? लाइटनिंग वॉर। ठीक है, अब मेरे बच्चों इधर ध्यान कीजिएगा। जर्मनी ने डेनमार्क के ऊपर कब्जा किया। फैजान, जर्मनी की मूवमेंट को जरा समझिए। जर्मनी की मूवमेंट है नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात समझ आ गई? फैजान ये जेन में रखना है कि पोलैंड के ऊपर कब्जा हो चुका है। जैसे ही फैजान, कहानी जरा समझिए, जैसे ही फैजान पोलैंड पे हमला हो गया तो स्टालिन ने कहा जानी मेरे हिस्से का पोलैंड। तो हिटलर ने आगे से कहा वाई यू आर सेटलिंग ऑन सो लेस, वाई यू आर सेटलिंग ऑन सो लेस। यहां तक पॉइंट समझ आया नहीं समझ आया? तो हिटलर ने यूएसएसआर को कहा कि मैं वेस्टर्न यूरोप में अपनी कार्रवाइयां शुरू करता हूं, तू ईस्टर्न यूरोप में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर। यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ यूएसएसआर को कहा कि तू ईस्टर्न यूरोप संभाल और मैं वेस्टर्न यूरोप संभालता हूं। तो जर्मनी ने वेस्टर्न यूरोप को कैसे कैप्चर करना शुरू किया? डेनमार्क को हराया, कब्जा किया, नॉर्वे को हराया, कब्जा किया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। बेल्जियम को हराया, कब्जा किया, नेदरलैंड्स को हराया, कब्जा किया, फिर इटली ने नीचे से फ्रांस पे हमला किया और जर्मनी ने ऊपर से फ्रांस के ऊपर हमला किया। फ्रांस जो पहले तड़ियां लगाता था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के बाद आजादी कैसा दिया? 4 दिन के अंदर जर्मनी ने फ्रांस को भी कब्जे में ले लिया। फिर एयरफोर्स की बैटल शुरू हुई, यानी जर्मनी एयरफोर्स लुफ्टवाफे के साथ बैटल ऑफ ब्रिटेन हुआ और साथ ही एक ट्राई पैट्रियट पैक्ट हो गया जर्मनी, इटली और जापान का, यानी नॉन कॉमिंटर्न पैक्ट, एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट और रोम बर्लिन एक्सिस एक ट्राई पैट्रियट पैक्ट में कन्वर्ट हो गया। और हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया ने भी ट्राई पैट्रियट पैक्ट को ज्वाइन कर लिया। शिजा बेटा, अब कहानी जरा समझिए। दूसरी साइड पे यूएसएसआर ने हिटलर के दावतनामे पे एस्टोनिया, लिथुआनिया और फिनलैंड पे कब्जा किया। बच्चों आप इधर ध्यान करो। ठीक है, ये आदि साहब को मैप के ऊपर देखने का शौक है तो मैं मैप से समझा देता हूं। कहानी जरा समझो। ये मैं मैप से दिखाने लगा हूं। बच्चों इधर ध्यान करो, देखो प्लीज। शिजा बेटा इधर ध्यान करना ही। शिजा मैप से जरा समझिए। देख, ऑस्ट्रिया पे तो एंचलुस के जरिए जर्मनी का पहले ही कब्जा हो चुका है। डन। डन मेरी बेटी। एक मिनट ठहरो यार। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ऊपर तो पहले ही कब्जा हो चुका है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा मैं। चीकोस्लोवाकिया के ऊपर तो जर्मनी पहले ही कब्जा कर चुका है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही कब्जा कर चुका है। यहां तक बात समझ आ गई? वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही यूएसएसआर ने पोलैंड के ऊपर भी कब्जा कर लिया। यूएसएसआर और जर्मनी ने मिलकर पोलैंड पे भी कब्जा कर लिया।
ऐसा ही है। फिर यूएसएसआर को हिटलर ने कहा नॉर्थ से साउथ की तरफ ईस्टर्न यूरोप संभालना शुरू कर दे। तो यूएसएसआर ने पहले अस्तानिया को हराया, फिर लतीफिया को हराया, ठीक है, फिर लुतानिया को हराया, यानी बाल्टिक सी के साथ, बाल्टिक सी रीजन के अंदर यूएसएसआर कार्रवाइयां कर रहा है, और फिर यहां पे आके फिनलैंड को हरा दिया। डन। अब आ जाओ जर्मनी की तरफ, ठीक है। जर्मनी ने सबसे पहले नॉर्वे को कूटा, नॉर्वे को कूटा, नॉर्वे के बाद डेनमार्क को कूटा, डेनमार्क को कूटने के बाद नेदरलैंड्स को कूटा, ठीक है। नेदरलैंड्स के बाद बेल्जियम को कूटा, और बेल्जियम के बाद इटली और फ्रांस ने मिलके, इटली और फ्रांस ने मिलके, ठीक है, इटली और जर्मनी ने मिलके फ्रांस को भी हरा दिया। यहां तक कहानी समझ आ गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही, ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन के अंदर सिविल वॉर छिड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही पुर्तगाल और स्पेन में सिविल वॉर छिड़ी। इस सिविल वॉर में हिटलर ने और मसलूनी ने सपोर्ट किया था नेशनलिस्ट को। तो स्पेन और पुर्तगाल में पहले ही उनकी मर्जी की हुकूमत कायम है। स्पेन और पुर्तगाल में पहले ही उनकी मर्जी की हुकूमत कायम है, नेशनलिस्ट हुकूमत कायम है, ठीक है। स्विट्जरलैंड इनिशियली न्यूट्रल है, बाद में स्विट्जरलैंड पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया। इटली जर्मनी का साथी है, इटली जर्मनी का साथी है। यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद युगोस्लाविया जर्मनी की ट्राई पेट्रियट पैक्ट में हमायत कर चुका है, यानी इत्तेहादी है। सॉरी, हंगरी, ठीक है, जर्मनी का इत्तेहादी बन चुका है, ट्राई पेट्रियट पैक्ट का हामी बन चुका है। रोमानिया ट्राई पेट्रियट पैक्ट का हामी बन चुका है, रोमानिया ट्राई पेट्रियट पैक्ट का हामी बन चुका है। बुल्गारिया ट्राई पेट्रियट पैक्ट का हामी बन चुका है। ठीक है, अफ्रीका के बाद, अफ्रीका के बाद, ठीक है बच्चों, अफ्रीका के बाद तक 2 सालों में जर्मनी ने पूरे यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया। थर्ड रीच का कॉन्सेप्ट ऑन था। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई। अब हिटलर ने, चीजा बेटा, यूरोप को फारिग करने के बाद वो गया इजिप्ट में, अफ्रीका में यूके की कॉलोनी की कब्जा किया, फिर लीबिया फ्रांस की कॉलोनी थी, कब्जा किया, वहां पे जर्मनी ने इंटरवीन किया, कब्जा किया, और अफ्रीका में यूके और फ्रांस की कॉलोनीज पे कब्जा करने के बाद वो वापस यूरोप आया, जो भी मैंने आपको बताया, और उसने युगोस्लाविया और ग्रीस के ऊपर भी हमला करके उन्हें भी कैप्चर कर लिया। शिजा, नाउ द होल यूरोप इज इन हैंड्स ऑफ जर्मनी। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया।
अभी तक यूएसएसआर के साथ प्यार की पींगे चल रही है। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब अनीजा दूसरी साइड पे जापान ने चुन चुन के पैसिफिक में ब्रिटिश की कॉलोनीज पे कब्जा किया। उसने इंडो चाइना पे अटैक किया, बर्मा पे अटैक किया, वियतनाम पे अटैक किया, हांगकांग पे अटैक किया, सिंगापुर पे अटैक किया, इंडोनेशिया पे अटैक किया, गोवा पे अटैक किया। यहां तक नवाल बात समझ आ गई? ठीक है चुनाचे नवाल, पैसिफिक ओशन के अंदर जापान ने तबाही मचाई हुई है। पैसिफिक ओशन में जापान ने तबाही मचाई हुई है नवाल बेटा, और यूरोपियन थिएटर के अंदर अल्लाह भला करे जर्मनी ने तबाही मचाई है। आई होप से मेरे बच्चों का यहां तक कॉन्सेप्ट किया। अब नवाल ठीक है, जब पूरी पैसिफिक के अंदर भी एक्सिस पावर्स जीत रही हैं, जब यूरोप के अंदर भी एक्सिस पावर्स जीत रही है राफिया बेटा, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर गलत किधर हुआ? गलत इधर हुआ कि जब ठीक है, गलत इधर हुआ कि मेरा बच्चा स्टेप नंबर 1 जरा समझिएगा। जब हिटलर को कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मैं यूरोप में अपने इंटरेस्ट अचीव कर चुका हूं, तो उसने एक पॉलिसी डिक्लेयर की जिसे कहते हैं लेबनस्ट्राम। लेबनस्ट्राम का राफिया बेटा लिटरल मीनिंग है लिविंग स्पेस। ये सारा लेबनस्ट्राम और एंचलुस वही है जो इमरान खान अपने ट्वीट के अंदर मोदी को कह चुके हैं कि ये फाशिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं बाय रिवोकिंग आर्टिकल 370 और 35। ठीक है अनीजा, इसने लेबनस्ट्राम में क्या बोला? इसने कहा कि मैं थर्ड रीच बनाना चाहता हूं, आर्यन रेस की एम्पायर बनाना चाहता हूं। तो एम्पायर के लोग फ्लैटों में तो नहीं रहेंगे, ठीक है अनीजा, एम्पायर के लोग तो बड़े बड़े फार्म हाउसेस में रहेंगे ना। तो यूरोप के अंदर तो टेरिटरी बड़ा कम है। ठीक है, नंबर 2 ये है कि हमारी एम्पायर के एग्रीकल्चर बेस भी चाहिए होगी। तो यूरोप के अंदर तो एग्रीकल्चर सपोर्टेड टेरर ही नहीं है। वो एग्रीकल्चर सपोर्टेड टेरर किधर है? रशिया में। तो इसने क्या कहा कि साला मैं अपने थर्ड रीच के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मैं सोवियत यूनियन पे हमला करूंगा और सोवियत यूनियन के वेस्टर्न पार्ट्स को अपनी रीच के साथ मिलाऊंगा। यानी मैं जर्मन्स की लिविंग स्पेस बढ़ाऊंगा फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अब अनीजा बेटा, स्टेलिन इस इंतजार में था कि पोलैंड, ठीक है, स्टेलिन इस इंतजार में था कि पोलैंड उसे मिले। इसने कैलकुलेशन क्या की अनीजा? अनीजा बेटा, सोवियत यूनियन की फौज स्नो वॉरफेयर की आदी थी, यानी वो बर्फ में लड़ने की आदी थी, जबकि हिटलर की फौज को स्नो वॉरफेयर के टैक्टिक्स का पता नहीं था। ठीक है, वेस्टर्न सोवियत यूनियन ने जनरली मिड सितंबर से शदीद किस्म की बर्फबारी शुरू हो जाती थी। तो इसने अप्रैल 1941 में सोचा कि साला मैं, ठीक है, सोवियत यूनियन पे हमला करता हूं अनीजा बेटा। सोवियत यूनियन की फौज स्लो मोबिलाइज होती है, जबकि मैं तो ब्लिट्जक्रीग पे जाऊंगा। तो मैं तेजी से मोबिलाइजेशन करूंगा और मैं बर्फबारी होने से पहले पहले सोवियत यूनियन को शिकस्त दे के उधर अपने पंजे गाड़ लूंगा। अब अप्रैल में इसने ये पॉलिसी बनाई अनीजे, और वॉर वेग करते करते हो गया मिड में। मिड में ये गया तो सही अनीजा, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस साल मिड सितंबर में बर्फबारी होने की बजाय अगस्त के स्टार्ट में ही बर्फबारी हो गई और जर्मन फौजें सारी की सारी उधर फंस गई। अब ये जो अटैक करने के लिए गया था, इस अटैक को कहते हैं ऑपरेशन बारबेरूसा। ऑपरेशन बारबेरूसा के अंदर, ठीक है, जर्मनी की फौजें
रशिया में बुरी तरीके से ट्रैप हो गई। अब नवाज, उन ट्रैप्ड फौजों को निकालने के लिए उसने कोई ना कोई मनूवर करना था ना। तो उसकी जितनी फौज वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कब्जे करके बैठी थी, इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वेस्टर्न यूरोप से उठा के रशियन थिएटर की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया, जिसकी बुनियाद पे इसकी वेस्टर्न यूरोप के ऊपर भी ग्रिप कमजोर होना शुरू हो गया। नवाज, पूरी कहानी समझ आ गई कि जर्मनी के तवीज उल्टे कैसे होते हैं। राफे बेटा, जर्मनी को दोनों वर्ल्ड वॉर्स में दो ने हराया, नसीब ने या अमेरिका ने। ठीक हो गया। अब आ जाओ जापान की तरफ। अब आ जाओ जापान की तरफ। जापान का जवाल कैसे आया राफिया? जापान का जवाल ऐसे आया राफिया बेटे कि जापान पूरे के पूरे पैसिफिक के अंदर उसने अन्नी डाली हुई थी। ठीक है मरियम? अब हुआ ये कि यूएसए ने कहा कि हमारी कुछ नेवल बेसिस हैं पैसिफिक में। जापान भाई, मेरी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तो तूने जो कुछ मर्जी करना है पैसिफिक में कर, लेकिन किसी भी तरीके से तू मेरे ट्रांसपोर्ट रूट्स को बंद नहीं करेगा, मेरी नेवल बेसिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तुम्हारी फौजें मेरी नेवल बेसिस को इस्तेमाल नहीं कर सकती। मरियम, जापानीज ने इस, ठीक है, मैसेज को इंटरप्रेट ऐसे किया कि माइट बी ये लोग रूम ढूंढ रहे हैं कि यूएसए वाले पैसिफिक में यूके को बचाने के लिए हमारे खिलाफ आना चाहते हैं। तो जापान ने सोचा कि इससे पहले कि यूएसए आए, हम लोग इन्हें कूट देते हैं। तो यूएसए ने मिस कैलकुलेशन के तौर पे, ठीक है, एक जापान ने मिस कैलकुलेशन के तौर पे यूएसए की एक नेवल बेस थी पर्ल हार्बर, 6 और 7 दिसंबर को उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किए। हालांकि यूएसए का कोई इरादा नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 के थिएटर में आने की। जैसे ही पर्ल हार्बर के ऊपर जापान ने हमला किया, तो अमेरिका को रिस्पांस के तौर पे आना पड़ा, और यूएसए और जापान की पैसिफिक के अंदर नेवल बैटल शुरू हो गई। उस नेवल बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ मिडवे और बैटल ऑफ गुडाल केनाल। डन हो गया? बैटल ऑफ मिडवे और बैटल ऑफ गुडाल केनाल। तो दोनों के मिस एडवेंचर्स ने ऑटोमेटिकली दोनों मुल्कों को हराया। आहिस्ता आहिस्ता अलाइड आर्मीज पहले अफ्रीका में जीती, फिर अलाइड आर्मीज ने इटली को शिकस्त दी, फिर जापान आके यूके की फौजों से, तुम मुसलमान भाइयों की मदद से गोरे कब्रिस्तानों के अंदर अपने मुर्दे दफना के जापान को आके शिकस्त हुई असम के पास। ठीक है। 6 जून 1944 को फ्रांस को आजाद करवाया गया, और फ्रांस 6 जून को इसी खुशी में मनाता है डी डे। 29 अप्रैल 1945 को जर्मनी ने सरेंडर किया, और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कमिट की, जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है वीई डे, विक्ट्री डे, विक्ट्री डे। अप्रैल 1945 को जर्मनी सरेंडर कर चुका था, यानी बर्लिन फॉल हो चुका था, लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर करने से इनकार किया। तो जापान को सरेंडर ना करने की वजह से ट्रूमन ने तंग आके 6 और 9 अगस्त को जापान पे, हिरोशिमा नागासाकी पे फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 न्यूक्लियर बम गिराए। और जब ये 2 न्यूक्लियर बम गिराए, तो ऑटोमेटिकली पूरे की पूरी वॉर हो गई खत्म।
लेकिन जापान ने फिर भी सरेंडर नहीं किया। जापान ने लड़ना तो बंद कर दिया लेकिन सरेंडर नहीं किया। सरेंडर जाके जापान करता है 23 अगस्त को, क्योंकि वो अमन का दिन था, और फॉर्मली दोनों पार्टी शिकस्त के डॉक्यूमेंट पे साइन करती हैं 2 सितंबर 1945 को। इन शॉर्ट, 1 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर 1-2 शुरू हुई, और 2 सितंबर 1945 को एग्जैक्टली 6 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 अपने इख्तिताम को पहुंची, और एक बार फिर अलाइड पावर्स जीते। वर्ल्ड वॉर 1 में भी अलाइड पावर्स जीते थे, सेंट्रल पावर्स हारे थे। वर्ल्ड वॉर 2 में भी अलाइड पावर्स जीते और एक्सिस पावर्स को शिकस्त हुई। ऑटोमेटिकली इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 आप लोगों की, वर्ल्ड वॉर 2 आप लोगों की खत्म हो